हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुमाक्सा क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रियम्बल। तो देखिए, पॉलिटी की सीरीज में अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी एरिया को गवर्न करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इंडिया है तो इसको गवर्न करने के लिए अपनी होली बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ स्टेट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और इन रूल्स रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी तीन बॉडीज़ पर है: लेजिस्लेटिव बॉडी, एक्सिक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी। अब अपनी ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अपनी होली बुक है, इसका डेवलपमेंट, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन देख चुके हैं। उसके बाद अपन ने इसके सैलिएंट फीचर्स भी देख लिए हैं। उसके बाद इस बुक को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किए जाते हैं, एडिशन और डिलीशन किए जाते हैं। और उसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंदा भारती जजमेंट में निकल कर आया था। तो ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं और आज अपन डिस्कस करेंगे प्रियम्बल पर। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको लेक्चर प्लान बता देता हूं। तो सबसे पहले अपन व्हाट इज प्रियम्बल देखेंगे। उसके बाद अपन प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स देखेंगे जो प्रियम्बल में दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेट करके क्वेश्चन। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल देखेंगे। फिर अपन प्रियम्बल में कौन कौन से अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, या प्रियम्बल से रिलेटेड मैं आपको जजमेंट बताऊंगा कि प्रियम्बल संविधान का भाग है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा प्रिलिम्स से रिलेटेड जो प्रियम्बल से पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से अपना लेक्चर कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रियम्बल। तो देखिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल यदि आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत देखेंगे, आप जो किताब है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इंडेक्स दिया है। फिर इंडेक्स के बाद चैप्टर स्टार्ट होते हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। तो इसी तरीके से ये जो अपनी होली बुक है, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसी को प्रियम्बल कहा जाता है। तो क्या है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस किताब का। और इस बुक में, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या दिया है, तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका पर्पस, उनके प्रिंसिपल और उनकी फिलॉसफी दी गई है। वो भारत को कैसा बनाना चाहते थे या भारत कैसा होना चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अब अपना जो प्रियम्बल है वो चार चीजों को बताता है। पहला ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है। फिर बताता है कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए। उसके बाद ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत को आगे भविष्य में क्या क्या अचीव करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का सपना था, भारत कैसा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कब अडॉप्ट किया गया है, ये सारी चीजें दी गई हैं। और ये स्टेटमेंट को आपको यूज करना है मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी का कथन है जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल कहीं ना कहीं बताता है। तो आप यह हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब अपन देखते हैं, ये प्रियम्बल है, इसको आपको जरूर रीड करना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, एज अ इंडियन सिटीजन ये पता होना, सबको प्रियम्बल पढ़ना चाहिए। और एक यूपीएससी की तैयारी, पीएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को तो जरूर से प्रियम्बल पढ़ना चाहिए। तो आप इसको रीड जरूर कीजिएगा। और यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हिस्ट्री देखते हैं कि प्रियम्बल की शुरुआत कैसे हुई है, क्या प्रियम्बल कैसे अपने संविधान में जुड़ा, क्या चीजें थी, कब पहली बार रखा गया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको मालूम है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था वही आगे जाके क्या बना, प्रियम्बल बना। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। अब जो प्रियम्बल है वो नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो फंडामेंटल राइट है, यदि उसका ब्रीच होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन यदि आपको, आपका कोई राइट है वो ब्रीच हो रहा है, तो आप प्रियम्बल के आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि प्रियम्बल नॉट एनफोर्सेबल है। जबकि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल है और एनफोर्सेबल है ना। अब तो फिर प्रियम्बल किस लिए यूजफुल होता है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी किताब, जो संविधान की किताब है उसका पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट है। और मान लीजिए उस फंडामेंटल राइट में कोई आर्टिकल है और उस आर्टिकल को लेके यदि कोई एम्बिग्विटी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने में प्रियम्बल का क्या होता है, यूज किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट में कहीं ना कहीं उन्होंने प्रियम्बल का यूज करके कोई ना कोई जो भी केस था उसका कहीं ना कहीं क्या किया है, सॉल्यूशन किया है। तो प्रियम्बल एम्बिग्विटी को दूर करने के काम आता है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखा इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल कहीं ना कहीं प्रियम्बल के माध्यम से किया जाता है। अब आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अपन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया चार कंपोनेंट है कि ये जो प्रियम्बल है इसका सोर्स कौन है, तो वो भारत की जनता है, पीपल ऑफ इंडिया है। कि ये जो आपको मालूम होगा, ये जो संविधान है किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इनडायरेक्टली किसने इलेक्ट किया था, भारत की जनता ने या पीपल ऑफ इंडिया ने किया था। और जब संविधान अपनाया गया तब लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, अपन जो भारत की जनता है वो इस संविधान को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करती है। तो आप यहाँ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप आगे रीड करेंगे तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दिया है कि
इंडिया स्टेट कैसी होना चाहिए, तो इंडिया कैसा होना चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटी होना चाहिए। फिर और आगे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि भारत को कैसा, मतलब भारत को समाज में क्या क्या अचीव करना है, तो अपन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सारी चीजें अचीव करना है, ये सब अपने संविधान के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो कब अपन ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया वो दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस को क्या लागू कर दिया गया था, और उसके बाद बचे हुए सारे प्रोविजन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल, तो अपने संविधान में बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो आप शुरुआत पढ़ेंगे, जो मैंने बोला पढ़ना आपको जरूरी है, उसमें दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो संविधान की शक्ति का स्रोत है या पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन है, भारत की जनता है। और इसमें सोवेरेनिटी का क्या मतलब होता है, आप यहां भी देखेंगे, सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि हम अपने फैसले बिना किसी दबाव के ले रहे हैं, मतलब जो इंडिया की जनता है वो अपने कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, वो फ्री है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। इसी तरीके से इंडिया भी एक सोवरेन कंट्री है, जैसा कि आपको मालूम है कि अपने ऊपर ब्रिटेन ने बहुत सालों तक शासन किया और अपन ब्रिटेन के क्या थे, डोमिनियन थे। लेकिन जैसे ही अपन इंडिपेंडेंट हुए तो अपन ने सोवरेनिटी वर्ड का यूज किया। सोवरेनिटी वर्ड का क्या मतलब होता है कि अपन अपने डिसीजन जो है वो किसी भी बाहरी स्टेट के दबाव के बिना या कोई भी इंटरनल दबाव के बिना फ्री होके ले रहे हैं। जैसे आज अपन को यदि रशिया और अमेरिका से अपने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन रखने हैं तो अपन फ्री हैं, अपन किसी के दबाव में नहीं है कि कोई अपन को बोलेगा तब अपन किसी के साथ क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन बनाएंगे। अपन अपने जो रिलेशन है अपन फ्री हैं, और अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेचर है, वो क्या करती है, उसके पास पावर है लॉ बनाने का, और वो भी लिमिटेशन के अंदर है। लिमिटेशन के अंदर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो संविधान के दायरे के अंतर्गत कार्य करती है। इसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद कहा जाता है। तो इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री, अपने डिसीजन फ्री होके लेती है, किसी के दबाव में नहीं है। तो आप यहाँ रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द हिंदी में, और मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है, भारत कहीं ना कहीं यूएन का मेंबर है। तो भारत ने ये जो मेंबरशिप ली है अपनी मर्जी से ली है, और भारत चाहे तो जब चाहे इसको छोड़ सकता है, किसी के दबाव में नहीं है। अब आप यहां देख सकते हैं सोशलिस्ट, अगला वर्ड सोशलिस्ट, देखिए तो SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये जो तीनों शब्द हैं अपने संविधान में 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो सोशलिस्ट किससे जुड़ा आपको समझ आ गया। अब भारत का सोशलिस्ट कैसा है, सोशलिज्म जो चाइना और रूस में सोशलिज्म है उसके जैसा है या भारत का कुछ अलग है, तो भारत का सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जो रशिया है, जो चाइना है, वहां पे जो सोशलिस्ट कल्चर है वो इस तरीके का है कि वहां की जो स्टेट है, वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में रखती है और उनका क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन भारत का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब अपने यहाँ पे देखेंगे आप, प्राइवेट कंपनी भी है और सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट की कंपनी भी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है। तो अपने यहाँ जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ साथ चलती है, दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। और अपना जो सोशलिज्म है वो गांधीज्म और मार्क्सिज्म का क्या है, मिक्सचर है कहीं ना कहीं, और उसमें भी लीनिंग टूवर्ड्स क्या है, गांधीज्म है, गांधीज्म की तरह झुका हुआ है। जबकि रशिया और चाइना का जो अपना सोशलिस्ट कल्चर है वो मार्क्सिज्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, मार्क्सिस्ट पर ही आधारित है। और अब आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा। और उनका जो सोशलिज्म है वो क्या बोलता है, इक्विटेबल एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और भारत का सोशलिज्म भी ऐसा है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया अपना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और आप यहाँ पे देखेंगे अपना एम क्या, पॉवर्टी को खत्म करना है ना, डिसीजेस को, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, ये सारी चीजें अपन को क्या करना है, समाज से खत्म करना है। तो आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए सेकुलर, तो देखिए मैं सेकुलर को आपको पहले भी बता चुका है, साइलेंट फीचर्स में भी बता चुका हूं और बीच बीच में बात करता रहा हूं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे ये 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा है, मैंने आपको पीछे बता दिया था। इसका मतलब ये होता है, देखिए अब ये 1976 में जुड़ा, लेकिन 1974 में तो नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था और उसमें बताया था कि अभी अपने पास सेकुलरिज्म नहीं है, लेकिन तो भी अपन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे वो क्या करना चाहते थे, भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब है कि भारत की स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, वो सारे रिलीजन को बराबर से क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, और सब फ्री है अपना रिलीजन को मानने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, और उसके इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, और उनका क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे यहां आप देखेंगे, यदि सेकुलरिज्म का यदि कोई पूछे कि आपके पास संविधान का क्या प्रूफ है, तो संविधान में कहां दिया है, तो आप देखेंगे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में साफ साफ लिखा है कि भारत की स्टेट रिलीजन के आधार पर किसी से भी क्या करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी, कोई भी क्या करेगी, डिस्टिंग्विश नहीं करेगी। तो इसे ही यही कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को दर्शाता है। फिर आता है डेमोक्रेटिक।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत का संविधान है वो अपनी अथॉरिटी किससे लेता है, जनता से लेता है। और भारत में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं और हर 5 साल में सरकार बनाई जाती है। और हर 5 साल के में सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो भारत की जनता क्या कर सकती है, उनको हटा सकती है और नई सरकार को इलेक्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अपन डेमोक्रेटिक कल्चर पर आधारित है, हर चीज जनता कर रही है। जनता सरकार को हटा भी सकती है और जनता सरकार बनवा भी सकती है। जैसे आप देखते हैं हर 5 साल में, वो डेमोक्रेटिक का उदाहरण है। फिर आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो भारत के जितने भी ऑफिसेज हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि यूके में जो है राजा रानी का कल्चर रहता है, किंग और क्वीन का। लेकिन भारत में आप देखेंगे प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हर 5 साल में इलेक्ट होते हैं और कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, कुछ एक्सेप्शन को हटा के कोई भी प्रेसिडेंट अपने यहाँ बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं रिपब्लिक को दर्शाता है और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो देखिए अपन ने व्हाट इज प्रियम्बल देख लिया, उसके बाद नेचर ऑफ, अपन ने कुछ कीवर्ड्स देख लिए है ना, और 4 कंपोनेंट देख लिए। 4 कंपोनेंट में मतलब 2-3 कंपोनेंट देख लिया। अब अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आप पढ़ेंगे, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भारत कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहता है सोसाइटी में और हर कोई के साथ करना चाहता है। और जस्टिस भी 3 तरीके का होता है, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए सोशल जस्टिस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि रिलीजन के आधार पर किसी से भी समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जेंडर के आधार पर किसी से भी समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई जो टेंपल है, सब टेंपल है, मंदिर है, वो सबके लिए खुला है, तो उसमें कोई भी क्रीड का, कोई भी जेंडर का, कोई भी रिलीजन का आदमी जा सकता है। किसी के साथ किसी रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, सोशल जस्टिस कहा जाता है, सामाजिक न्याय कहा जाता है कि समाज में सब बराबर है और सबको बराबर से हक है अपनी चीजें प्राप्त करने का। फिर इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है, देखिए इकोनॉमी का मतलब होता है धन से, तो पैसे से, है ना, धन से, पैसे से, मनी से। तो आप देखेंगे कि अपने यहाँ जो भी अंबानी साहब हो जाए, चाहे कोई भी हो, वो क्या है, ऐसा तो नहीं है कि यदि उनके पास बहुत पैसा है तो उस आधार पर अपन भेदभाव करते हैं कि उनको क्या है, कुछ चीज़ों के ऊपर हक है। जैसे वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही ज़मीन खरीद सकते हैं या वो किसी स्पेसिफिक सीट पे ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अपने यहाँ कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी किसी भी जगह पे घर बना सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ को खरीद सकता है। तो इस तरीके से जो वेल्थ, इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भी अपने यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि किसी को यूपीएससी निकालना है तो यूपीएससी का फॉर्म भरते समय किसी से वेल्थ के आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जा सकता कि किसी के पास धन ज्यादा है तो यही फॉर्म भर सकते हैं, इनके पास कम है तो यही भर सकते हैं। तो इसे इकोनॉमिक जस्टिस कहा जाता है कि कोई कैसा भी हो, सबको बराबर से अपॉर्चुनिटी है। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि अपने इक्वल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाते हैं और कोई भी किसी भी सीट के लिए खड़ा हो सकता है। कुछ एलिजिबिलिटी है लेकिन कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी एमएलए एमपी बन सकता है। इसी तरीके से कोई भी क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जस्टिस के क्या है, उदाहरण है कि उस आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि ये स्पेसिफिक लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस का उदाहरण है, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। और आगे अपन इन सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता चल रहा हूँ, धीरे धीरे पॉलिटी आगे बढ़ेगा तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएगी। देखिए इक्वलिटी भी कई तरीके की होती है। इक्वलिटी मतलब सब बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने यहाँ लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है, लॉ के सामने सब बराबर है। इसी तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि कोई सिग्नल तोड़ता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या अपन हो, सबको बराबर से फाइन लगता है सिग्नल तोड़ने पे। तो लॉ के सामने सब बराबर है, इसे इक्वलिटी कहा जाता है। इक्वलिटी भी 3 तरीके की, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। सिविक इक्वलिटी फंडामेंटल राइट के द्वारा गारंटी की गई है कि मौलिक अधिकार है, सारे नागरिकों को भारत के बराबर मौलिक अधिकार है। फिर पॉलिटिकल इक्वलिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि 325 आर्टिकल में आप देखेंगे तो इलेक्टोरल रोल्स में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी है कि सब बराबर से वोट देते हैं और सबके वोट की वैल्यू भी बराबर है, भारत की जितनी भी जनता है। फिर आर्टिकल 326 में देखेंगे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, हर 18 साल से बड़ा आदमी अपने यहाँ वोट देता है और हर आदमी का, चाहे वो अंबानी जी हो चाहे अपन हो, सबका वोट क्या होता है, बराबर होता है। और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी है जो डीपीएसपी के द्वारा दर्शाई जाती है कि अपने यहाँ महिला या पुरुष दोनों यदि कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब की जितनी भी सैलरी है दोनों को बराबर से क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। इसका आर्टिकल अपन आगे डिस्कस करेंगे, सब अपने यहाँ आगे दिया है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से। आपकी और भी जितनी क्वेरी है वो स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए तो लिबर्टी के बारे में बात करते हैं।
लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है अपने यहाँ जो पीपल हैं वो कैसे रहना चाहते हैं, क्या उनके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, कैसा उनको बिहेवियर करना है सोसाइटी में, वो उसके लिए फ्री हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किन पार्टी को किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, या आपके व्यूज़ उनके लिए क्या है, आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाके लिख सकते हैं, है ना। अपने यहाँ बिल्कुल फ्रीडम है, लिबर्टी है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद कर सकते हैं, किसी के लिए भी कोई भी आलोचना लिख सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी सराहना कर सकते हैं। आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या धर्म मानना है ना, आपका वे ऑफ लाइफ क्या होगा, ये सब लिबर्टी के अंतर्गत आता है। और जितनी ज़्यादा फ्रीडम होती है, आपको मालूम है, व्यक्ति का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। आप अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं, है ना, कोई भी अपने यहाँ लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि यदि आपके जो विचार हैं और जो आपके जो कार्य हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, उनसे यदि किसी को हानि पहुंच रही, तो उस केस में अपने यहाँ लिमिटेशन लगाया जाता है। आपको मालूम है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। आपकी लिबर्टी ऐसी ना हो कि दूसरे की लिबर्टी की क्या कर दे, वो उसमें हस्तक्षेप कर दे, इंटरफेयर कर दे। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है फ्रेटर्निटी। अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, तो आपको लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीजें अपन ने किससे ली है? फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए, फ्रांस के संविधान से अपन ने ये तीनों चीजें ग्रहण की है। तो देखिए, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है अपन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बढ़ावा देंगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, उसकी डिग्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं हूँ या आप हैं, यदि आपकी डिग्निटी मेंटेन नहीं की जाएगी, आपको बराबर से रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, आपका बराबर से सम्मान नहीं किया जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। और भारत में यदि हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा, हर व्यक्ति के विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा, हर व्यक्ति को बराबर से क्या किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है, डिग्निटी उसकी इंडिविजुअल की मेंटेन की जाती है। और इसी डिग्निटी के कारण अपने यहाँ क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी आती है। उसको लगता है कि हम भारत के अंतर्गत बहुत अच्छे से विकास कर सकते हैं और हमारा बराबर से सम्मान किया जाता है। आप 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया जा रहा है सिटीजन्स के बीच में। अपन आगे ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी, आप बंधुत्व को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे, आप सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल को दर्शाते हैं। इनको जरूर रीड कर लेना, जो चीजें मैंने बताई है वही लिखी हुई है। अब देखिए, प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को लेकर बहुत डिबेट रहता है कि जो प्रियम्बल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे क्या है, केस समझने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से आपको समझ आएगा प्रियम्बल संविधान का भाग है। आखिरी में निकलेगा कंक्लूजन है। तो देखिए, बेरूबारी केस हुआ था, ये केस लैंड बाउंड्री, लैंड एग्रीमेंट से रिलेटेड था, उतने डीप में नहीं जाना, आपको इतना समझना है। जो बेरूबारी केस था, इसमें यह बोला गया था जो प्रेम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है, इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जब बोला प्रेम्बल संविधान का भाग नहीं है, तो वो क्या है, फिर कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, ये निकल के आया कंक्लूजन। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। केस इज केशवानंदा भारती केस। तो देखिए, जैसे मैंने पिछले केस में बताया, बेरूबारी केस में ये बोला गया कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से केशवानंदा भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने अपने पिछले केस के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और बोला प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये भी बोला कि प्रेम्बल जो है किसी को कोई शक्ति नहीं प्रदान करता और किसी के कार्यों पर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाता, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ये नहीं बोल सकती कि हमें प्रेम्बल से शक्ति मिली इसलिए हमने ये कार्य किया। इसी तरीके से यदि कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव कोई कार्य करती है, तो अपने ये पीपल ऑफ इंडिया ये नहीं बोल सकते कि प्रेम्बल में ये लिखा है कि ये वाला ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा। और इस तरीके से कंक्लूड किया हुआ प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसी तरीके से एक और केस हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC 1995 में। उसमें ये बोला है कि वही फिर से रिपीट किया गया कि प्रेम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और वो नॉट एनफोर्सिएबल है इन कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया, नॉन जस्टिशिएबल है, उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है प्रेम्बल एंड अमेंडेबिलिटी। तो देखिए, प्रेम्बल को आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। और अमेंड किया जा सकता है, किसने बोला, जैसे केशवानंदा भारती केस में बोला गया है प्रेम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है वो। लेकिन फिर से जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अमेंडमेंट तो किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को या फंडामेंटल फीचर्स को नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और अभी तक एक ही बार किया गया, और कब किया गया, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें जोड़ा गया था SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी हाल ही में पिछले जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ उसमें पूछ लिया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था कि 1976 के पहले संविधान का जो प्रेम्बल है वो कैसा था और उसके बाद कैसा था। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया था, आप जरूर उसको देख लीजिएगा और मैं आपको उसको क्विज में जरूर करवाऊंगा। अब आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब प्रीलिम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्रेम्बल से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो पूरा बन गया है ना, कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसमें क्या है कहीं ना कहीं प्रेम्बल को जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया है ना। अब आपको ये ध्यान, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये सब आप रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो अपन ने रसिया से लिया है ना। पूर्व में इसका नाम सोवियत यूनियन था। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी अपन ने फ्रांस से गेन किया है। इस तरीके से आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप रीड करेंगे आपको समझ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे अपन ने बात कर ली। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला था जिसने प्रेम्बल को जगह दी थी। फिर आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन से प्रोविजन जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, कौन से उसके बाद लागू हुए, आप यहाँ रीड कर लीजिएगा। और आपको ये मैंने आपको बता दिया कि कोई किसी को कोई पावर, प्रेम्बल किसी को कोई शक्ति नहीं प्रदान करता और किसी के कार्यों पर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाता है। नॉन जस्टिसिएबल है, जैसे अपने डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसिएबल है, प्रेम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल है, जबकि अपने फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। और जस्टिसिएबल का मतलब क्या है, यदि उनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए, तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। चलिए, इस तरीके से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। एक क्विक रिवीजन करते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया प्रेम्बल क्या है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, प्रेम्बल अपन को 4 कंपोनेंट के बारे में जानकारी देता है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव क्या है और अपन ने कब इसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको प्रेम्बल में जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन बताई, उनके बारे में समझाया। जैसे मैंने आपको बताया सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, अपन ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया। आपने नहीं, आप उसको जरूर बार बार देखिए ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। फिर मैंने आपको सेकुलरिज्म बताया कि अपन सभी धर्मों का बराबर से रिस्पेक्ट करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। मैंने आपको इक्वलिटी बताई, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस बताई, इस तरीके से सारे कीवर्ड बताए। फिर मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया प्रेम्बल का, उनके स्टेटमेंट बताए। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स फैक्ट बताए। तो इस तरीके से आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रीएम्बल, और आपसे दे देगा प्रेम्बल इज जस्टिशिएबल इन नेचर। आपको याद रखना है प्रेम्बल नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। फिर आपसे मेंस में पूछा जा सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल, ये पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रेम्बल एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस। इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।